हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए डिस्कस करते हैं GS2 का ये क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स टू रिजॉल्व द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैव फेल्ड टू एड्रेस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इज द फेलियर ड्यू टू स्ट्रक्चरल और प्रोसेस इनएडिक्वेसी और बोथ? डिस्कस। ठीक है, तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के लिए हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंट्रोडक्शन की कि हम आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप करंट इवेंट से स्टार्ट कर सकते हो। करंट इवेंट्स में अभी मुल्ला पेरिया का जो डैम इशू है वो काफ़ी न्यूज़ में है, जो केरला और तमिलनाडु के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं रिगार्डिंग द डैम विच इज़ लोकेटेड इन केरला बट कंट्रोल्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, उसका आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, तो आपने ऑप्शंस ओपन रखें एग्जांपल्स के लिए, आई मीन इंट्रोडक्शन के लिए। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर आप ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर दोगे कि ये 3-4 डिस्प्यूट हैं चल रहे हैं। आप बताओगे कि स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या हैं, आप ये बताओगे प्रोसीजरल इश्यूज क्या है। दोनों में फ़र्क क्या है? स्ट्रक्चरल मतलब जो ऑलरेडी ढांचा तैयार किया गया है इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के लिए वो कितना गलत है, और प्रोसीजरल यानी कि जब उसको हम इंप्लीमेंट करने जाते हैं उसको प्रोसीजर में तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि मे बी देयर हैव बीन सम स्टेप्स टेकन। अगेन दिस पार्ट यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि 150 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये 250 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ये स्टेप्स टेकन आप और ज्यादा लिखोगे। एंड फाइनली यू विल से वे फॉरवर्ड कि क्या चीजें आगे जाते हुए हमें करनी चाहिए ताकि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है वो एक अच्छे एमिकेबली टाइम फ्रेम के अंदर रिजॉल्व हो जाए। अब आंसर आप स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 262 से। नो ब्रेनर है, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से जो डील करता है, जिसके तहत पार्लियामेंट ने कानून 2 पास किए थे, एक रिवर बोर्ड्स एक्ट और एक इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। दोनों में से रिवर बोर्ड्स तो बना नहीं, लेकिन इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कई सारे ट्राइब्यूनल जरूर बने हैं टू रिजॉल्व द वाटर डिस्प्यूट। But despite the presence of constitutional provisions, they have remained a major hindrance to federal harmony. कई केसेस में वायलेंस भी देखी गई है। कावेरी इशू एक ब्रांड एग्जांपल है इसका। इवन योर सतलुज यमुना लिंक कैनाल के बाद जो रावी ब्यास वाटर डिस्प्यूट है वो भी बहुत ज़्यादा हार्मनी को भी थ्रेटन कर चुका है। Whenever a dispute arises regarding river water sharing, center then establishes tribunal upon the request of the concerned parties. कई सारे हमारी स्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, रावी एंड ब्यास वाले चल रही है, वामसादरा वाली चल रही है उड़ीसा आंध्र प्रदेश के साथ। अब इससे ज्योग्राफी भी थोड़ी सी आपकी रिवाइज हो जाएगी कि आप ये याद रख सकते हो कि जो मेजर डिस्प्यूटेड रिवर्स हैं वो कौन से स्टेट से फ्लो करती हैं। गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच में महादाई या मांडोवी रिवर है। कृष्णा रिवर जो है वो महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश के ऊपर अभी भी ट्राइब्यूनल चल रहा है। कावेरी का रिसेंटली अवार्ड आया था, बट दैट हैज ऑल्सो बीन अ सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में कितना इंटरेस्ट है कितना नहीं है समझ नहीं आ रहा है। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। मुल्ला पेरिया डैम इशू मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा था और रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि उसकी हाइट को लेके, स्टोरेज हाइट को लेके दोनों स्टेट्स डिसएग्री कर रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की लिमिटेशन क्या है? नंबर 1 कि वो आपको एडहॉक ट्राइब्यूनल बनाने के लिए बोलता है। जब भी कोई डिस्प्यूट आता है तब उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के लिए एक नया ट्राइब्यूनल बनता है, और इस वजह से जब ये सेपरेट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्राइब्यूनल हो जाती है तो ये ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स इशू को और कॉम्प्लिकेट कर देता है। दूसरा, हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज और डेटा के आधार पे रिसर्च कम होने की वजह से, डेटा शेयरिंग कम होने की वजह से जो ट्राइब्यूनल का अवार्ड है, यानी कि चाहे ट्राइब्यूनल अवार्ड दे या आगे जाके सुप्रीम कोर्ट अवार्ड दे, उसकी साइंटिफिक बैकिंग थोड़ी कम रहती है। इसलिए ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा वो जुड़ा नहीं रहता है, कनेक्टेड नहीं रहता है, और लोगों को कई बार वो चीज़ इनजस्टिस की तरह महसूस होती है। तीसरा, प्रोएक्टिव इशू रेजोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क नहीं है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है, बार बार एडहॉकिज्म इसमें नजर आता है, और एडहॉकिज्म भी ऐसा जिसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसीलिए नंबर ऑफ डिस्प्यूट जो है मल्टीप्लाई होते जाते हैं, और जैसे जैसे दोस्तों हमारी जो वाटर स्कैर्सिटी के इश्यूज, वाटर क्राइसिस हम आगे आने वाले क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेस करने वाले हैं, ड्रॉट सिचुएशंस या ड्रॉट कंडीशंस काफ़ी हद तक इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में बढ़ने वाली हैं, उसको नज़र में रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरस्टेट रिवर वाटर मैनेजमेंट अच्छे से की जाए, क्योंकि अब आने वाले समय में और ज़्यादा डिस्प्यूट छोटी छोटी रिवर्स पे भी आ सकती हैं जो पहले नहीं आती थी। प्रोसीजरल इश्यूज क्या नज़र आ रहे हैं दोस्तों? प्रोसीजर में हमें
जुडिशियल इंटरवेंशन नजर आती है, जबकि इस एक्ट के अंदर और आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि जो ट्राइब्यूनल का अवार्ड होगा वो फाइनल अवार्ड होगा और वो बाइंडिंग होगा इन स्टेट्स के ऊपर। तब भी स्टेट जो है आर्टिकल 136 जैसे आर्टिकल्स का यूज करते हैं, स्पेशल लीव पिटिशन का इस्तेमाल करते हैं, और ये केसेस तब भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कावेरी वाटर डिस्प्यूट इसी वजह से बहुत लंबा भी चला और बहुत ज़्यादा लोगों की सेंटिमेंट्स को उसने अफेक्ट भी किया है। दूसरा प्रोसीजरल इशू है टाइम कंस्ट्रेंट या टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम लग रहा है इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में। क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड टाइमलाइन नहीं दी गई थी ट्राइब्यूनल के बारे में, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑल्दो इन द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 इट वॉज मेड मैंडेटरी कि ट्राइब्यूनल जो है वो 1 साल के अंदर अंदर बनाया जाए और फाइनल जजमेंट 3 साल के अंदर अंदर दे ही जाए, लेकिन ब्लेटेंटली इसको एक्सटेंशन मिलता रहता है और उसके बाद ट्राइब्यूनल में पास होने के बाद वो कानून जो अवार्ड है उसको चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, फिर वो कोर्ट का टाइम आप ऐड कर सकते हो और सारा का सारा डिस्प्यूट जो है डिलेड हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक क्या स्टेप्स लिए हैं, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, अगर ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो इस पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं दोगे, आप वे फॉरवर्ड करके उसको क्लोज करोगे। अगर ये 250 का है देन यू कैन डिस्कस अबाउट समथिंग अबाउट द अमेंडमेंट बिल दैट वाज ब्रॉट इन 2019, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत एक परमानेंट ट्राइब्यूनल बनाने की बात की गई थी, एक सिंगल ट्राइब्यूनल जिसके मल्टीपल बेंचेस होंगे और अलग अलग डिस्प्यूट्स के ऊपर वो काम करेगा। ट्राइब्यूनल के पास जाने से पहले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी ताकि ट्राइब्यूनल पे जाने से पहले ही अगर 1 साल के अंदर अंदर वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है तो उसे करवा दिया जाए। तो ये नेगोशिएशंस आपको करनी ही पड़ेगी बिफोर अप्रोचिंग द ट्राइब्यूनल, और इसके अंदर फिक्स टाइम फ्रेम फिक्स किया गया था कि पूरी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जानी चाहिए 3 साल के अंदर अंदर। ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा और सुप्रीम कोर्ट के अवार्ड जैसा होगा। अगेन सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन, अगर ये लॉ पास हो गया, अगर ये कानून पास हो गया तो जुडिशरी अगेन हो सकता है कि अपने जुडिशियल एक्सपेंस को और बढ़ा दे, लेकिन अभी तक के लिए तो कानून में ये लिखा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जैसा एक ऑर्डर देगा। साथ ही साथ यहां पे डेटा बैंक बनाने की बात की गई है ताकि सभी रिवर बेसिन्स और मेजर रिवर बेसिन्स के रिलेटेड वाटर लेवल्स का डेटा, हाइड्रोलॉजिकल डेटा, रिवर फ्लो का डेटा जो है वो स्टोर किया जा सके और इंफॉर्मेशन शेयरिंग और प्रॉपरली की जा सके। जिससे क्या होगा दोस्तों, जिससे आप वाटर मैनेजमेंट ध्यान से कर पाओगे, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए डिसीजंस भी अच्छे से ले पाओगे और जुडिशरी के पास ये मैटर जो है वो ग्राउंड रियलिटीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, जिससे वो बेहतर जजमेंट्स दे पाएंगे। आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, हम इस बिल को अर्जेंटली पास करवा दें, क्योंकि काफ़ी सेक्शंस ऑफ द मीडिया में भी इस बिल के बारे में चर्चा चलती रहती है और ये बिल काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है इस वक्त। अंडरटेकिंग नेशन वाइड हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज फॉर बेटर वाटर मैनेजमेंट इन द व्यू ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ वाटर स्ट्रेस ईच एंड एवरी डे। ठीक है, तो जिस हिसाब से शहर हैं, कई सारे बड़े बड़े शहर हैं जो डे ज़ीरो अपना देख चुके हैं, जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल इतना कम हो जाता है कि ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई जो है वो 2-2, 3-3 महीने तक बंद ही रहती है। ऐसे मामलों में, ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं हम, और उसके लिए अब हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ कंडक्ट करना, वाटर को मैनेज करना दोनों रूरल और अर्बन एरियाज़ में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और आखिरी में सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर यूज इंटेंसिटी को कम करना। तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के लिए फेडरल रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए देश की स्टेबिलिटी और जो है वो मेंटेनेंस ऑफ लॉ ऑर्डर, ये भी यही डिमांड करता है कि आप एक रोबस्ट ट्राइब्यूनल मैकेनिज्म बनाएं जिससे जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो टाइम बाउंड मैनर के अंदर एमिकेबली रिजॉल्व हो। तो दोस्तों इसमें आप इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं।